नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की बड़ी खुशखबरी आ रही है डियर फ्रेंड्स। जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अब ख़त्म कर दी है, क्योंकि 27 दिसंबर से आपको सरकारी रिजल्ट पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है वहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का ही ये नोटिफिकेशन है 23 दिसंबर का। तो मैं डिटेल से आपको इसमें समझाऊंगा कि आपको एज में छूट मिलेगी और कौन कौन से विद्यार्थी इसमें डाल सकते हैं। जिनकी ओवर एज हो गई है क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं जो इस बार 12th में है लेकिन उनकी एज 18 हो चुकी है, क्या उनको भी मौका दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, अभी भी आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और वीडियो पसंद होने पर लाइक करें और कमेंट करके जो बताएं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा जब समझाता हूँ। तो इसमें दिया है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड 19वीं तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है जी फ्रेंड। और विज्ञापन देख रहे होंगे आपके, ये 23 दिसंबर 2023 का विज्ञापन है ये। ठीक है। तो ये विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी, कृपया समय सारणी देखें। तो अगर हम आगे बताएं आपको, क्योंकि सरकार ने आज ही सरकारी रिजल्ट पर इसको अपलोड कर दिया है, वहाँ पर जाएं, लिंक को ओपन करके वहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा और आपको आगे जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा दे रखा है, सारा डाटा मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के यानी पुलिस के पदों पर भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बैंड कितना 5,200 और 20,200 ग्रेड पे। तो 2000 नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रुपये कितना आएगा 2170। तो ये मैट्रिक्स मतलब हाई स्कूल के आधार पर आपको ये जो पे होगा इसका वो कितना होगा 21,700 पे होगा। ठीक है। अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं ये आपके। तो अब हम बात कर ले में अनारक्षित के लिए आपका कितना आएगा 24, मतलब ये वैकेंसी है पदों की 24,102 वैकेंसी है ये। EWS के लिए 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 16,000 इतना है। अनुसूचित जाति के लिए भी यानी 12,650 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। टोटल आपको मैंने बता दिया था टोटल वैकेंसी कितनी है इसकी, तो 6,000 आपकी टोटल वैकेंसी है। ठीक है डिस्टेंस, यानी 60,244 ये वैकेंसी है टोटल। तो इसमें अभी यूपीएसआई की वैकेंसी को शामिल ना किया गया, वो भी वैकेंसी इसके तुरंत बाद आ जाएंगी। जो विद्यार्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि और साथ में अपना यूपी पुलिस का भी एग्जाम दें वो। तो और हम आगे बात करते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या यह परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर कोई कारण बताया निरस्त की जाती है। तो अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिया नहीं है कि भर्ती यानी परीक्षा आपकी कब होगी, सिर्फ इतना नोटिफिकेशन आया है कि फॉर्म भरने आपकी स्टार्टिंग हो गए 27 दिसंबर से। तो देखो इसे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन यानी शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपको 18 है, मतलब 2 दिन का आपको संशोधन करने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो अभी परीक्षा के बारे में इसमें कोई ऐसी जानकारी न दी है। अगर हम आगे बात करें आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा है 400 रुपये रखा है। ठीक है, निर्धारित किया गया है। अर्हताएं आप क्या क्या होने वाली है, देखो अर्हताएं समझे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर हम अर्हताएं की बात करें स्टूडेंट्स, तो भारत भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में कितना 1962 यानी 1962 के पूर्व भारत आया हो, यानी पहली जनवरी 1962 के पूर्व यानी पहला आया हो। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी अन्य पूर्व अफ्रीका देश, कोनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया फिर जन्म क्या हो। कहने का मतलब ये है
अगर कोई भी विद्यार्थी 1 जनवरी और 1962 को वो भारत में आया हो, ठीक है, और उसके पास जाति प्रमाण पत्र हो, तो वो इसके लिए योग्य होगा। ठीक है जी स्टूडेंट। तो देखिए और हम आगे चलते हैं, आगे बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। अब आहर्ताएं क्या है इसमें थोड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये वाला। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इस बार 12th के एग्जाम देंगे और जिनकी एज 18 हो रही है। क्या वो सोच रहे होंगे हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो शैक्षिक अहर्ताएं, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा यानी मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अहर्ता होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास हाई स्कूल भी और इंटर भी होना चाहिए, या आपके पास कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अहर्ता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। और आगे, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्व से उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हेतु अपेयर यानी अभी जो एग्जाम देंगे अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर आप अपेयरिंग हैं और डाल देते हैं आप फॉर्म, तो आपको उसमें मतलब हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप उसके पात्र नहीं होने के बिल्कुल भी, क्योंकि आप अपेयरिंग में हैं। केवल ये उनके लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं परीक्षा कर ली है। ठीक है, अगली जानकारी देखो आगे और हम पढ़ते हैं, और इसमें जानकारी बहुत अच्छी चाहिए। देखो अधिमानी अहर्ताएं, देखो क्या है इसमें। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो DIOSE या नाइट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यानी इसमें भी उसको छूट मिल जाएगी अगर ओ लेवल का किसी के पास सर्टिफिकेट है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। ठीक है, और राष्ट्रीय कैंडिडेट्स कोर का B प्रमाण पत्र यानी NCC आपके पास हो। NCC क्या हो? आपके पास हो, तो इसमें भी आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये अहर्ताएं हैं, या तो उसके पास किसी कंप्यूटर का यानी 1 साल का कोर्स हो, या 2 का उसका न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का कोई सेवा की हो, और या 3 सालों का जो NCC होती है उसका B का प्रमाण पत्र हो। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जिन विद्यार्थी ने NCC कर रखी है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छूट मिलेगी इस प्रमाण पत्र से। अब बात करते हैं डिफरेंस आयु की। देखो ये पॉइंट तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, आयु, क्योंकि आयु को देखकर बहुत बच्चे निराश बैठे होंगे। तो आयु की अगर हम बात करें भर्ती के लिए यह आवश्यक है क्या? पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1/7/2023 तक ही मांग रहा वो। अगर उससे ऊपर आपकी 18 वर्ष आयु हो रही है तो आप इसमें योग्य नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी की जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 2001 से पहले की ना होनी चाहिए और 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जो इसके बीच के सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है जी फ्रेंड, ये इसने क्लियर कर दिया। इसमें महिला अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या 25 वर्ष आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद ना होना चाहिए। तो महिलाओं को ये दे रखा डाटा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम अगर आगे बात करें छूट की, अब देखो छूट इसमें क्या क्या है। तो हम वह पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ या ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त शासन देश में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। यानी उसको, अब देखो अभी तो ये ऐसा कोई इसमें अधिनियम जारी नहीं करा है इतनी छूट मिलेगी इतनी छूट मिलेगी, लेकिन बोला गया उसको छूट हो सकती है। ठीक है, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। देखो अच्छे अच्छे अपडेट है और आगे भी। शारीरिक की अगर हम बात करें जी फ्रेंड्स, देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा आपके लिए। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे
शारीरिक दोष से मुक्त ना हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्थ नहीं होगा। अगर आपका जैसे मान लो किसी का अंगूठा कटा हुआ है या किसी की 6 अंगुली है, 7 अंगुली, आपका कोई भी ऐसा अंग है जो विकलांग श्रेणी में आता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं होंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम। देखो ये वाला भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो भर्ती प्रक्रिया की बात करें, यह है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अकॉर्डिंग संशोधित कर दी गई है ना। तो मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियम 2017 समय समय पर यथा संशोधित करती है कि यह अधीन किया जाएगा कि यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट, देखो इस वेबसाइट पर है, पर अभ्यर्थी के अवलोकन हेतु उपलब्ध होंगे। और बात करते हैं लेखन की, इसमें लिखित परीक्षा की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी सोच रहे होंगे बच्चे। तो ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि कितना हो, 2 घंटे। ठीक है, यानी 300 अंकों के होंगे और 2 घंटे आपको मिलेंगे इसको करने के लिए। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित में 4 विषय होंगे। क्या क्या? सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता होगा, यानी आपका गणित भी आएगा और रीजनिंग भी आएगी। ठीक है, बुद्धि लब्धि, ये सब इसमें तार्किक क्षमता मिलेगी आपको। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। और ऋणात्मक अंक कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? 1/, कितना बताओ जल्दी से फटाफट, 1/5। 100% होंगे, जिन्हें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे आपको। आरक्षी भर्ती नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 अंक काट लिए जाएंगे उसमें से, टोटल अंक में से। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ढंग से पढ़ लिए, समझ लिएगा। ठीक है, और मेहनत करिएगा आज से ही। और अगर हम आगे बात करें तो देखिए आगे और बात करते हैं, ये आपके फिलहाल तो काम का नहीं है, लेकिन फिर मैं आगे बताऊं जो मेन पॉइंट है उसको बताऊंगा आपको। हाँ, फिजिकल की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डीबी और पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इसकी बात करें, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगी, एक निश्चित की जाएगी। ठीक है, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल उनका होगा जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप के सारे जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं और क्या ये पॉइंट है। शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक नियमित है, यानी उनकी ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और अगला पॉइंट कितना है, देखो इसको पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 160। तो अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 मांगी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति योग्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 यानी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 22 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, आपको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का आपको छूट दे दी गई। अब बात करते हैं महिलाओं को। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई अगर हम बात करें, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 kg का वजन होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ दे रखा है स्टूडेंट्स में, सब कुछ बिल्कुल दे रखा, सारा क्लियर कर दिया इसमें। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस PDF को
मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और देखो ये शारीरिक दक्षता परीक्षण अभिलेखित समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आहार्यकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी तो कितना 4.8 यानी कितना हो जाएगा ये 4 किलो और 800 मीटर की आपको दौड़ लगानी पड़ेगी 25 मिनट में। कितने मिनट में? 25 मिनट में। और महिला को कितना 2 किलो 400 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 14 मिनट में। ठीक है। तो ये भी आपको सब बता दिया गया है, यानी पुरुष कितना लगा सकता है और महिला कितनी लगा सकती है। ठीक है जी फ्रेंड्स। तो देखिए और आगे हम आगे चलते हैं। जो आपकी अब बात रही छूट की, तो इसमें बताया गया है लंबवत एवं क्षेत्रीय आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है। यानी केवल और केवल अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उनको छूट मिलेगी, ये बताया गया अधिनियम में। ठीक है। आगे देखिए आगे और पढ़ते हैं। जो मेन चीज़ है इसमें छूट कितने कितने की है, तो अनुसूचित जाति। ठीक है। आप प्रतिशत अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों की अगर बात करें अधिनियम 1984 में, तो इसमें अधिकतम 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी फ्रेंड। वो भी किसका होना चाहिए? जिलाधिकारी का होना चाहिए, यानी मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, तहसीलदार का होना चाहिए। ये सब छूट के बारे में बताया गया, इसको ढंग से पढ़ाएंगे आप वीडियो को रोक के। और मैं आगे चलता हूँ इसमें। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए और अभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी PDF विस्तार से आपको जानकारी बता दी। पेपर कब होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। तो देखो थोड़ा सा ये और इम्पोर्टेंट डाटा था इसका, स्कैन करें KBC। ये भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए आपकी। रंगीन फोटो का आकार 35 mm का होना चाहिए, यानी 1.4 इंच का, और 1.75 इंच का होना भी चाहिए इसमें, क्योंकि इसकी चौड़ाई बता दी है। फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। सफेद अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी काम करते हैं वर्दी NCC की वर्दी में होगा, किसी में वर्दी में होगा, तो वो वर्दी वाला फोटो नहीं चलेगा। अभ्यर्थी को फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए, यानी चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे में रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। टुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ अभ्यर्थी मुंह बंद आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे यानी कान साफ दिखाई दें आपको, और आप कैमरे की सीधी नज़र में हो। ठीक है। सब कुछ बता दिया गया है इसमें डिटेल वाई। अब आवेदन की प्रक्रिया भी देखो इसमें है। ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, और तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुण्य बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र को पूरे विवरण के साथ भरकर जमा कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और हम आगे चलते देखो, भर्ती संबंधित सब जानकारी दे रखी है इसमें, तो पूरी की पूरी मैंने PDF की डाउनलोड कर रखी है। आप इस PDF को देखिए और पढ़िए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आपको यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, देखो बात रही सिलेबस की, इसमें सिलेबस भी दे रखा है डियर फ्रेंड, आप सिलेबस भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये पेपर दे रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें